देखिए सभी विद्यार्थी इधर, फिनॉल के भौतिक गुण पढ़ेंगे आज हम। क्या पढ़ेंगे? फिनॉल के भौतिक गुण। पिछली क्लास में हम फिनॉल की डेफिनेशन पढ़ चुके थे, फिनॉल का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे, फिनॉल के अंदर जो आइसोमेरिज्म थी उसको पढ़ चुके थे, उसके बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं और नोमेनक्लेचर भी वहीं पे पढ़ दिया था। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब है कि फिनॉल की भौतिक अवस्था कैसी होती है। क्लियर है? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फिनॉल होता है वो रंगहीन, कैसा भाई? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है ये पदार्थ? फिनॉल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो सुई की नोक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? सुई की नोक जैसे, बिल्कुल तीखे होते हैं। कैसे होते हैं? तीखे, इस प्रकार के, सुई की नोक जैसे। तो क्या कहते हैं कि क्रिस्टल का आकार सुई की नोक जैसे होते हैं। सुई की नोक जैसे होते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? समझ पा रहे हैं आप लोग? फिनॉल कैसा होता है? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो सुई की नोक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? सुई की नोक जैसे होते हैं। मतलब जो इसके क्रिस्टल होंगे वो आपको दिखाई देंगे प्रयोगशाला में। अगर आप फिनॉल बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार के क्या बनते हैं? क्रिस्टल। देखो इनकी जो क्रिस्टल का किनार है वो कैसा है? सुई की नोक जैसा है। बात क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें तो फिनॉल आपको पता है कैसा होता है? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन यह है वायु की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? वायु की और प्रकाश की उपस्थिति में। अगर हम इसे खुला छोड़ दें तो ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये ऑक्सीकृत हो जाता है। फिनॉल क्या है कि फिनॉल आपका कैसा होता है? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन इसे अगर प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दें, वायु में कैसे छोड़ दें? खुला छोड़ दें तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। और ऑक्सीकृत होकर के ये भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। भूरे रंग का पदार्थ बना लेता है। क्या बना लेता है? भूरे रंग का पदार्थ। पहले रंगहीन था लेकिन अब कैसा दिखने लगेगा? भूरे रंग का दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब ये अब ऑक्सीकृत हो चुका है। और ऑक्सीकृत होकर के जो पदार्थ बनाता है भूरे रंग का पदार्थ वो होता है बेंजोक्विनोन। क्या होता है? बेंजोक्विनोन। ये पूरा है, बेंजोक्विनोन बनाता है। फिनॉल आपने जाना होगा, फिनॉल कैसा होता है? इस प्रकार का कंपाउंड होता है। आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये कौन है? फिनॉल। ये ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश और वायु की उपस्थिति में। प्रकाश को हम किससे दर्शाते हैं? एच न्यू से। प्रकाश की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? एच न्यू होती है। ये जो फिनॉल है वो भूरे रंग के पदार्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तित। और भूरे रंग का पदार्थ क्या होता है? बेंजोक्विनोन। और वो पदार्थ कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिए आप लोग। ये है बेंजोक्विनोन। ऑक्सीकृत हो गया है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया है। इसका मतलब ये जो फिनॉल है वो ऑक्सीकृत होकर के बेंजोक्विनोन बनाता है। बेंजोक्विनोन ही क्या होता है? भूरे रंग का पदार्थ होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जो फिनॉल होता है वो दो रूप में व्यवहार कर सकता है। फिनॉल जो है ना वो सांद्रता परिवर्तन के आधार पर, किसके आधार पर? सांद्रता परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार से व्यवहार कर सकता है। एक ये कर सकता है पूतिरोधी, और एक होता है रोगाणुनाशी। मतलब दवाई बनाने के काम में आता है। पूतिरोधी को बोलते हैं एंटीसेप्टिक। क्लियर है? और रोगाणुनाशी जो होता है ना वो तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट। और ये जो है वो सूक्ष्म जीवों को तो नष्ट करता है लेकिन जीवित ऊतक को हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन ये जीवित ऊतक को क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। कहने का मतलब हमारे रोगाणुनाशी को हम
प्रयोग में ले रहे हैं तो वो सूक्ष्म जीवों को तो नष्ट करेगा ही, लेकिन वो जो जीवित उत्तक है, हमारी त्वचा है, उसको भी क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। लेकिन जो पूतिरोधी होते हैं वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं लेकिन जीवित उत्तक को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो फिनोल जो है आपका, कौन है, फिनोल, वो सांद्रता परिवर्तन के आधार पर पूतिरोधी व रोगाणुनाशी दोनों के रूप में क्या करता है, व्यवहार करता है। अगर जो फिनोल है उसका विलयन 0.2% का है, फिनोल का विलयन कैसा है, 0.2% का है, तो वो पूतिरोधी के रूप में व्यवहार करेगा, वही फिनोल का विलयन। और अगर वो जो फिनोल का विलयन है वो 1% का हुआ, कितना हुआ, 1% सांद्रता का अगर विलयन हुआ तो वो किसके रूप में व्यवहार करेगा, रोगाणुनाशी के रूप में। किसके रूप में व्यवहार करेगा, रोगाणुनाशी के रूप में। ये जो फिनोल है ना आपका, अगर ये हमारी त्वचा पर गिर जाए, फिनोल है वो हमारी त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है, फफोले। क्या उत्पन्न कर देता है भैया, फफोले। ऐसे कर देता जैसे कभी आपने बरसात के टाइम पे देखा हो कि एक जीव होता है जो टॉयलेट करके चला जाता है, तो अपन बोलते हैं कि वो, हाँ वही। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कौन, आपके यहाँ पे, फिनोल। कौन उत्पन्न कर देता है, फिनोल। तो फिनोल अगर त्वचा पर गिर जाता है, अरे इधर, फिनोल त्वचा के संपर्क में आते, त्वचा के संपर्क में आने पर यह फफोले उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है, फफोले उत्पन्न कर देता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। ये फिनोल के क्या है, भौतिक गुण है। और देखिए फिनोल के भौतिक गुणों में, तो जो फिनोल होता है उसका क्वथनांक भी उच्च होता है। फिनोल के क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि फिनोल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। फिनोल के अणुओं के मध्य क्या पाए जाते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिससे इनके क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो अणु पास आएंगे, अणु पास आएंगे तो उन्हें तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, और अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्वथनांक के मान भी क्या हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। तो यहां पे हम फिनोल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी देख लेते हैं। तो फिनोल का अणु कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। ये क्या है, फिनोल, OH, यही तो है फिनोल। अगर हम बात करें तो फिनोल, ये दूसरा अणु, ये रहा फिनोल का OH। अगर मैं फिनोल का और एक अणु ले लेता हूं तो ये रहा फिनोल का एक और अणु OH। आगे भी होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में कौन आ जाए, हाइड्रोजन। तो एक के साथ सहसंयोजक बंध बनता है और दूसरे के साथ एक अल्प आकर्षण का बंध बनता है, जिसे डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। देखो, दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन आ गया, एक के साथ सहसंयोजक, दूसरे के साथ अल्प आकर्षण का बंध बन गया। इसी प्रकार आगे चलेगा, इसी प्रकार ये भी यहां पे आगे चलेगा। ये बन गई है हाइड्रोजन बंधन। क्या है ये, हाइड्रोजन बंधन। और हाइड्रोजन बंध बनता है तो इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, परिणाम स्वरूप क्वथनांक के मान भी क्या हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। ऐसा कहते हैं कि फिनोल भी जल में विलय होते हैं। फिनोल भी क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। और जो जल के अणु हैं इस फिनोल के अणु को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिनोल के अणु को जल के अणु चारों ओर से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और फिनोल को जल में क्या कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि फिनोल जल में विलय होता है। जल में क्या होता है, विलय होता है। फिनोल जल में क्या होता है, विलय होता है। फिनोल जल में क्या होता है, विलय। क्योंकि सुनिए, क्योंकि
फिनॉल जल के अणुओं के साथ क्या बना लेता है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। तो देखिए सभी विद्यार्थी, ये रहा आपका कौन? फिनॉल। देखा ही होगा सभी विद्यार्थियों ने फिनॉल को तो कई बार। यही तो है फिनॉल। अरे समझ पा रहे हैं आप लोग? अब जल का अणु इसको क्या कर लेगा? घेर लेगा चारों ओर से। तो एक जल का अणु ये रहा HOH। देखो दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में कौन आ गया? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु में कौन आ गया? हाइड्रोजन। एक के साथ सहसंयोजक और दूसरे के साथ एक अल्पाकर्षण का बंध बन गया। इसी को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। आगे देखिए, ये रहा HOH। तो दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में यहां भी कौन आ गया? हाइड्रोजन। तो क्या बना लिया? ऐसे यहां देख लीजिए HOH। दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में कौन आ गया? हाइड्रोजन। एक के साथ सहसंयोजक, दूसरे के साथ अल्पाकर्षण का बंध बन गया। देखिए फिनॉल का अणु था, उसको चारों ओर से किसने घेर लिया है? पानी के अणुओं ने घेर लिया है। अब इसको ये पकड़ के इसी में क्या कर देंगे? विलय कर लेंगे। तो यहां भी ये क्या बन गया? हाइड्रोजन बंध। ये रहा हाइड्रोजन बंध, ये रहा हाइड्रोजन बंध, और वो रहा हाइड्रोजन बंध। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिए फिनॉल के भौतिक गुणों में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार और रिवाइज करते हैं। फिनॉल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है? रंगहीन, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। क्रिस्टल का आकार सुई की नोक जैसा होता है। जो इसके क्रिस्टल होते हैं वो सुई की नोक जैसे होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? फिनॉल प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो वह ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग के पदार्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बेंजोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजोक्विनोन। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फिनॉल है वो सांद्रता परिवर्तन के आधार पर पूतिरोधी और रोगाणुनाशी दोनों के रूप में क्या कर सकता है? व्यवहार कर सकता है। अगर कम सांद्रता का विलयन है तो वो पूतिरोधी के रूप में व्यवहार करेगा, और अगर अधिक सांद्रता का विलयन है फिनॉल का तो वो रोगाणुनाशी के रूप में व्यवहार करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? उस सांद्रता को भी मैंने मेजर कर दिया है यहाँ पे कि अगर सांद्रता 0.2% वाली हुई, अर्थात 1 लीटर या 100 ग्राम विलयन में 0.2 ग्राम क्या है? फिनॉल उपस्थित है, तो वह पूतिरोधी के रूप में व्यवहार करेगा। और अगर 1 ग्राम है तो वो किसके रूप में व्यवहार करेगा? रोगाणुनाशी के रूप में। ये डिपेंड करेगा कि हम सांद्रता की कौन सी टर्म यूज में ले रहे हैं। हम वेट बाई वेट परसेंट ले रहे हैं, वेट बाई वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ले रहे हैं, मोलरता ले रहे हैं, मोललता ले रहे हैं, एटसेट्रा, जो भी ले रहे हैं उस आधार पर हम इसका क्या बना लेंगे? सॉल्यूशन। फिनॉल त्वचा के संपर्क में आते ही ये त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देती है। त्वचा पर क्या कर देता है? फफोले उत्पन्न कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फिनॉल के क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये फिनॉल के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है, आपको ये जानना ये आना चाहिए आप लोगों से। फिर उसके बाद है फिनॉल जल में क्या होता है? विलय होता है, क्योंकि फिनॉल जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिससे जल के अणु फिनॉल के अणुओं को चारों ओर से घेर लेते हैं और जल में विलय कर देते हैं। और ये क्या है? फिनॉल और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फिनॉल और फिनॉल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है? सवाल आ सकता है कि फिनॉल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग दीजिए तो ये देना है, और फिनॉल और जल के अणुओं के मध्य पूछ ले तो ये देना है। आपने एल्कोहलों के साथ भी ऐसा ही किया था। एल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ी थी, और एल्कोहल जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ी थी। फटाक से इसे नोट कर लो एक ही मिनट में। तो फिनॉल के रासायनिक गुणों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके बारे में यह लिख देते हैं कि फिनॉल निम्नलिखित प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। फिनॉल निम्नलिखित प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। सामान्य सी लाइन है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन आगे की बातें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए फिनॉल आप लोगों के पास ऐसा होता है, आप जानते होंगे फिनॉल के बारे में। अरे यही तो होता है। तो सबसे पहली अभिक्रिया वो है कि फिनॉल की वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह है,
और हाइड्रोक्सिल समूह के भी हाइड्रोजन की अभिक्रिया, फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन की अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया फिनॉल के OH समूह। दूसरी अभिक्रिया है फिनॉल के OH समूह की अभिक्रिया, OH समूह की अभिक्रिया। जो ये OH समूह है इस पूरे की अभिक्रिया कि भाई ये पूरा OH समूह यहां से क्या होगा, निकलेगा। लेकिन निकलना आसान नहीं होगा। आप सोचो, जब अपन एरिल हैलाइड पढ़ रहे थे तो उसमें अनुनाद पाया जा रहा था। अनुनाद पाए जाने की वजह से इसमें आंशिक रूप से Cl था तो द्विबंध के गुण आ रहे थे। ऐसे ही फिनॉल में भी अनुनाद पाया जाएगा। ये अभिक्रिया भी आसानी से संपन्न नहीं होगी। लेकिन एक अभिक्रिया होगी जिंक डस्ट के साथ, जिंक धातु के जो छीलन होते हैं, जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। बेंजीन बनाने की वो विधि बनेगी। क्या बनेगी? बेंजीन बनाने की विधि। एक ही अभिक्रिया है, पढ़ लेंगे, आसान अभिक्रिया है। फिनॉल के OH समूह की अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया है वो है इस फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया। सुनिए, फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये जो बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। आपने सुना हो तो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ESR बताया था ना। क्या कहा था कि बेंजीन वलय की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वो पढ़ेंगे। अब इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा और बहुत अच्छे से खुशी खुशी अभिक्रियाएं देंगी। इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये तीसरी अभिक्रिया है फिनॉल की के बेंजीन वलय, ऐसे लिखो, फिनॉल के बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, फिनॉल के बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और इस बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं को क्या कहा जाता है? ESR अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? ESR अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद चौथी जो अभिक्रियाएं हैं उनमें हम पढ़ेंगे अन्य अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? अन्य अभिक्रिया। फिनॉल की अन्य अभिक्रिया, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें भी दो रिएक्शन तो इतनी महत्वपूर्ण आएंगी जिनमें हम कहते हैं राइमर-टीमान अभिक्रिया और कॉल्बे अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया आती है नेम रिएक्शन, और एक क्या आती है? कॉल्बे। बेसिकली मैं अभी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा था। पिछली बार जैसे अल्कोहल में पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रियाओं में मैंने कहा था कि सबसे पहले धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ भी धातुओं के साथ अभिक्रिया होगी। वहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही थी, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी। वहाँ भी एसिटिलीकरण हो रहा था, इसके साथ भी क्या करवाएंगे? एसिटिलीकरण। फिनॉल के OH समूह की अभिक्रिया में एक ही अभिक्रिया है, जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, बेंजीन बनेगा। फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं के कई उदाहरण हैं। हैलोजनीकरण करवाएंगे, सल्फोनीकरण करवाएंगे, नाइट्रीकरण करवाएंगे, फिडलक्राफ्ट करवाएंगे। उसके बाद अन्य अभिक्रियाओं में, विशेष अभिक्रियाओं के रूप में हम अगर बात करें तो सबसे पहले है आपके यहाँ पे राइमर-टीमान अभिक्रिया और कॉल्बे अभिक्रिया। दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, वो किसकी है? अन्य अभिक्रिया है फिनॉल की। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फिनॉल के OH समूह की अभिक्रिया। तो सबसे पहली अगर अभिक्रियाओं को हेडिंग के रूप में डालें तो क्या लिखेंगे? फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन की अभिक्रिया। और इसमें कई अभिक्रियाएं थी, उसमें सबसे पहली अभिक्रिया क्या है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, अरे यही है ना। दूसरी अभिक्रिया क्या थी? कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। तीसरी क्या थी? एसिटिलीकरण, यही था। सुनिए, अब सुनिए, मैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं, किसकी? फिनॉल की। तो ऐसा कहते हैं जब फिनॉल की अभिक्रिया अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ कराई जाती है तो धात्विक फेनॉक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? धात्विक फेनॉक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। कौन निष्कासित होती है? हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, जिससे ये पता चलता है कि फिनॉल भी अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। बताइए, अल्कोहल जैसा है या नहीं है? है ना? अल्कोहल याद है तो फिनॉल अपने आप याद हो जाएगा। कुछ
एक आध पॉइंट होंगे जो अलग होंगे, बाकी मैक्सिमम पॉइंट आप यहां पे क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ, तो ले लो उठा करके फिनॉल, तो फिनॉल की अभिक्रिया करवाओ। ये रहा आपका कौन, फिनॉल। इसकी अभिक्रिया अधिक क्रियाशील धातु जैसे मैंने किसके साथ करवा दिया, सोडियम के साथ। तो सोडियम धातु क्या करेगा, इसको, इसके हाइड्रोजन को यहां से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित, और ये बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये फेनिल वाले है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सोडियम क्या बन गया, फिनॉक्साइड। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना और साथ में कौन निकला, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकालनी है तो यहाँ पे 2 मोल लेने पड़ेंगे, जिससे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। सोडियम के भी 2 लेने पड़ेंगे, ये भी क्या बन जाएंगे, 2। अगर आप सोडियम की जगह कोई और धातु काम में ले रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम ले रहे हो या फिर कोई और धातु ले रहे हो, तो उस आधार पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। इस अभिक्रिया में कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन। इससे ये पता चलता है कि यह अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, यह है अभिक्रिया फिनॉल के या फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो फिनॉल है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। अब ये अम्लीय कैसे होता है, ये अम्लीयता किस प्रकार से स्पेशल है इसमें, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अम्लीयता का एक स्टार डाल के पॉइंट तो ये लिख देंगे कि अगर फिनॉल, कौन, फिनॉल पर हम लिटमस पत्र लेके जाएं क्या लेके जाएं, लिटमस पत्र। तो आप लोगों को पता है लिटमस 2 प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस होता है और नीला लिटमस। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल। तो भैया हम गए फिनॉल के विलियन के पास, फिनॉल का विलियन बनाया हमने और उसमें लिटमस डाला, कौन सा, नीला, और वो क्या हो गया, लाल। तो हम कह देंगे कि वो जो फिनॉल है वो कैसा है, अम्लीय है। और हमने नीला डाला और लाल नहीं हुआ, लाल नहीं हुआ, तो हम सोच रहे होंगे कि भाई ये अम्ल नहीं है। और अगर हमने लाल डाला और लाल ही रहा तो भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से हम आसानी से कह सकते हैं कि फिनॉल के विलियन में, फिनॉल के विलियन में नीला लिटमस, नीला लिटमस ले जाने पर यह कैसा हो जाता है, यह लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अतः फिनॉल कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है भैया, अम्लीय। तो एक तो ये पॉइंट है जो आसान है, सबसे आसान है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, उसको समझेंगे, वो ही समझने लायक पॉइंट है। देखिए ध्यान से कि भैया ये आपका कौन रहा, फिनॉल। कौन रहा, फिनॉल। और इससे कौन निकला, हाइड्रोजन। तो ये बना ये O- और H+। अरे यही तो है। फिनॉल क्या करता है कि H+ त्यागेगा और H+ त्यागेगा तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और जो पदार्थ H+ त्यागते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब अम्लीय प्रवृत्ति अधिक कब होगी, जब आसानी से H+ त्याग दे, है कि नहीं। आसानी से क्या त्याग दे, H+। तो एक तो फिनॉल है और एक क्या है, फिनॉक्साइड आयन। यहां पे फिनॉल से क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन। और जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो फिनॉल से भी अधिक स्थायी होता है। क्या होता है, अधिक स्थायी। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद पाए जाने के कारण यह अधिक क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अर्थात ये चाहता है हमेशा कि मैं कैसा बना रहा हूं, फिनॉक्साइड आयन के रूप में बना रहूं। अर्थात कौन ही चाहेगा, सबसे पहले तो फिनॉल ही चाहेगा, कि फिनॉल चाहेगा कि मैं क्या बन जाऊं, फिनॉक्साइड आयन बन जाऊं, क्योंकि मुझ में स्पेशल अच्छा अनुनाद मिलेगा। और H+ मैं त्याग ही रहा हूं और H+ त्यागने वाले क्या हो जाएंगे, अम्ल। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो फिनॉल है वो क्या है, अम्लीय है। तो फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है, फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि फिनॉल के ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है।
क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है, और धनावेश आने की वजह से ये यहां से बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। अरे धनावेश आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो H+ खुशी खुशी क्या करेगा, त्यागेगा, और जितनी खुशी खुशी H+ त्यागेगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी क्या होगी, अच्छी होगी, अधिक होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन उसको समझने से पहले हमें फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं पढ़नी होंगी। क्या पढ़नी होंगी? फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। तो केवल उनकी बात करते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा, डरना नहीं है। अपन एक पॉइंट लिखते हैं, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं, और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो फिनॉल आपके यहां पे ऐसा होता है, ये कौन है, देखिए फिनॉल बनाना भी सीखें। सबसे पहले बेंजीन वलय बनाएं, और बेंजीन वलय में एकांतर क्रम में क्या लगा दें, डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सिल्स में, और ये आपका यहां पे जुड़ा हुआ है OH। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। क्लियर है? यहां पर जो अनुनाद है, तो वो अनुनाद कौन से संयुग्मन के कारण है? मैंने संयुग्मन की कई स्थिति बताई थी, तो यहां पे कौन सा संयुग्मन है आपको देख पा रहे होंगे, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक संयुग्मन है, उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर एक क्या है, संयुग्मन है, 2 प्रकार का संयुग्मन, और संयुग्मन है तो अनुनाद पाया जाएगा। क्लियर है? आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ अगर आते हैं तो एक बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पे ये कार्बन के पास एक बंध तो पहले से ये था, 2 3 4 थे, एक और आ गया, 5 बंध बन गए। 5 बंध बनना कार्बन के साथ गड़बड़ हो जाता है, ये संभव नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन उठ करके अपने अगले वाले कार्बन के पास चले जाते हैं। ठीक है? तो अनुनादी संरचना बनती है, और 2 अनुनादी संरचनाओं के बीच में 2 तीर के मुंह, क्या कह सकते हैं, ऐसा वाला चिन्ह यूज में लेते हैं। अब हम यहां पे कर क्या रहे हैं वो देखिए। अरे जो कुछ गड़बड़ नहीं किया है उसको तो सेम टू सेम रखेंगे। पहले तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ किया ही नहीं हमने, इसके साथ भी नहीं करनी है। ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा कौन, हाइड्रोजन। इसके पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर इधर आ गया तो यहां पे क्या बन गया, एक बंध बन गया। बात क्लियर है कि नहीं है? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए इसके ऊपर आ गया धनावेश। क्या आ गया, धनावेश। अरे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, धनावेश। यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड उठ करके कहां आ गया, यहां पे, तो यहां पे आ गया ऋणावेश। क्या मैं सही कह रहा हूं? ऋणावेश का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। समझ पा रहे हैं? अब क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए अगले कार्बन वाले पोर्शन में जाएंगे और द्विबंध बनाएंगे। लेकिन यहां पर इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन होता है 4, और एक ये बना दे तो 5 हो जाएगी। फिर गड़बड़ हो गया। फिर क्या करेगा, अगले वाले कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो उठ करके अगले वाले कार्बन के पास चले जाएंगे। आगे क्या होगा, आगे भी आप लोग इसी प्रकार से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जिसके साथ कुछ नहीं किया पहले उसे लिखो, इसके साथ अपन ने कुछ नहीं किया था, कोई छेड़खानी नहीं करनी, देख लो। ये प्लस यहां पे, अब यहां पे क्या है कि द्विबंध बनाने आया तो यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहां से बंध उठ के यहां पे आ गया तो यहां पे आ गया ऋणावेश 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब यहां पे क्या होता है कि ये 2 बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, वो उठ करके यहां बंध बनाएंगे, ये बंध उठ करके इस कार्बन के पास आ ही जाएगा। आ गया? क्लियर है ये बात? तो यहां पे आया तो यहां पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, तो अगली अनुनादी संरचना बनेगी, वो देखिए आप लोग कैसे बनेगी। ये देखिए सभी विद्यार्थी, यहां पे कुछ इस प्रकार की अगर अनुनादी संरचना आप लोग बना पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इनके साथ अभी आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये देखिए यहां से बंध के इलेक्ट्रॉन आए तो यहां पे क्या बन गया, द्विबंध। क्या बन गया भैया, द्विबंध। क्लियर है? उसके बाद यहां से बंध के इलेक्ट्रॉन उठ करके आए तो यहां पे क्या आ गया, ऋणावेश, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या होगा कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन उठ करके आएंगे यहां पे बंध बनाने के लिए, और ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो ये जो धनावेश है वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। धनावेश क्या हो जाएगा, उदासीन। और अगली अनुनादी संरचना कुछ ऐसी बनेगी, देखिए आप लोग। देखिए सभी विद्यार्थी, ये यहीं पे रहेगा, यहां बंध बन गया है, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया है। ये डबल बॉन्ड था, उसमें से एक बंध उठ करके
ऑक्सीजन के ऊपर चला गया है, तो ये ऋणावेश आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आगे। ऋणावेश आया तो धनावेश को क्या कर दिया इसने, खत्म कर दिया, उदासीन कर दिया। क्या कर दिया, उदासीन। समझ पा रहे हैं? ये है फिनॉल की अनुनादी संरचना। नहीं आई बात समझ में? बोलिए, आसान है। ये फिनॉल की क्या है, अनुनादी संरचनाएं। कितनी है ये अनुनादी संरचनाएं? 1 2 3 4 5। फिनॉल की कितनी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं? 5। उनमें से बीच की जो ये 3 होती हैं उनका एक नाम और होता है, याद कीजिए क्या होता है? नहीं पता? बोलिए, व्हीलैंड मध्यवर्ती, मैंने आपको ये बताया था। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद इसका अनुनाद संकर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, द्विबंध रोटेट हो रहा है। यहां पे, यहां एक बंद तो हमेशा रहा था, लेकिन एक बंद आ भी रहा है, टूट भी रहा है, मतलब यहां भी द्विबंध बन रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऑक्सीजन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, यहां पे आंशिक धनावेश आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां ही तो नहीं है, यहां ही तो नहीं है, लेकिन इन सब में क्या है, धनावेश। तो आंशिक लिख दिया मैंने, पार्शियली आ गया। यहां देखिए ऋणावेश आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे, तो ये ऋणावेश, ये ऋणावेश और ये ऋणावेश। यही है कौन, आपका अनुनाद संकर। कौन है ये? अनुनाद संकर। रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये है अनुनादी संरचनाएं। और आप ध्यान सुनिए, अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है। किससे स्पष्ट होता है? अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि फिनॉल के ऑक्सीजन पर, फिनॉल के ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, जिससे ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, जिससे H+ आसानी से क्या निकल जाता है, बाहर। अतः कह सकते हैं कि फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्लियर है? उसके बाद एक और तरीका होता है बताने का कि फिनॉल से बनता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में भी क्या पाया जाता है, अनुनाद। और अनुनाद पाए जाने के कारण ये अधिक स्थायी होता है, परिणाम स्वरूप अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक। दो चीजों की अगर बात कर दे कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन दोनों में कौन अधिक स्थायी होता है, तो कौन होता है, फिनॉक्साइड आयन। याद रखना, एक चीज मैं आपको यही बता देता हूं, एक कौन है, फिनॉल, और एक क्या है, फिनॉक्साइड आयन। तो इन दोनों में अधिक स्थायी कौन होता है, फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसकी जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो सममित होती हैं। कैसी होती हैं, सममित। इसकी अनुनादी संरचनाएं कैसी होती हैं, सममित, और इसकी अनुनादी संरचनाएं कैसी होती हैं, असममित। अब कहोगे सर ये क्या होता है, सममित और असममित? तो मैं आपको बता देता हूं, असममित का मतलब ये है, ध्यान से देखिए, फिनॉल को देखिए, फिनॉल, फिनॉल में क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। आपको शायद ध्यान हो तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है ना। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अगर ज्यादा है तो उस पर ऋणावेश आना चाहिए। कौन आना चाहिए, ऋणावेश। लेकिन आप देखो कि इसमें ऑक्सीजन पे कौन आ रहा है, धनावेश। मतलब गड़बड़ हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, गड़बड़। आना तो ऑक्सीजन चाहिए, ऋणावेश चाहिए था, लेकिन आ कौन रहा है, ऋणावेश। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पर क्या आना चाहिए था, ऋणावेश, लेकिन क्या आता है, धनावेश। इसलिए इसमें क्या पाई जाती है, असममितता। जबकि जो आपका कौन होता है, फिनॉक्साइड आयन होता है, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं तो ऑक्सीजन पर, किस पर, ऑक्सीजन पर कोई आवेश नहीं आता है। भाई ये तो फिर भी सही है, धनावेश तो नहीं आ रहा, आना तो ऋणावेश चाहिए था, लेकिन कुछ ही नहीं आ रहा तो भी ठीक है, लेकिन धनावेश तो नहीं आ रहा। अरे कर्जा तो नहीं हो रहा, वही बात है। अरे कर्जा नहीं होने से अच्छा है कि भाई ना तो किसी से लेना ना किसी से देना, वो भी सही है ना। तो ये बातें होती हैं, इस तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। इतना आसान था। और भी एक पॉइंट है कि एल्कोहलों के जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है, किनकी, एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति जो होती है वो फिनॉलों से क्या होती है, कम होती है, अर्थात फिनॉलों की ज्यादा होती होगी। तो क्यों होती है, तो ऐसा ही कहते हैं कि जब एल्कोहलों को जल में घोला जाता है, किसको, एल्कोहल को जल में घोला जाता है तो एल्कोक्साइड आयन बनते हैं।
जबकि फिनॉलों को जल में घोला जाता है तो फिनॉक्साइड आयन बनते हैं। फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है। फिनॉक्साइड आयन में क्या पाया जाता है? अनुनाद। और अनुनाद पाए जाने के कारण वो अधिक स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक स्थायी। परिणाम स्वरूप अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। बाद में बात करेंगे, वो प्रश्न अलग से लिखेंगे, आप इसको नोट कीजिए, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको।